हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरे लंबे टीचिंग करियर में मेरे पास अनगिनत स्टूडेंट्स आए जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम तो ग्रामर हमने सीख लिया और टेंसेस भी हमने सीख लिए, फिर भी हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, या हम बोल नहीं पाते, या हम ठीक से लिख नहीं पाते, एग्ज़ाम वगैरह में लिख नहीं पाते। तो दोस्तों, इसका कारण आप जानते हैं क्या होता है? और यूट्यूब पर भी मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं ये बात कि सर हमने तो ग्रामर की पढ़ाई की है, फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं आपको इस बात का जवाब बता देता हूँ। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको बहुत ध्यान से मेरी एक बात को सुनना चाहिए, तभी आप समझ जाएंगे कि ग्रामर पढ़ने के बाद भी हमको अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, इस क्लास का नाम भी रख दिया है मैंने एक, और वो नाम है ग्रामर सीखने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोल पाते। अच्छा दोस्तों, ये किसी भी बात का जो आंसर है वो हिस्ट्री में होता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं आधे मिनट के लिए। हमारे देश में जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल वाला सिस्टम था। बच्चे गुरुकुल चले जाते थे घर से और वहाँ कुछ साल तक रहते थे, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। वहाँ पर उनको आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था, और इसके अलावा उनके अंदर वैल्यूज़ डाले जाते थे कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों का, बड़ों का, कंट्री का, चीज़ों का। बहुत ही कमाल का सिस्टम था वो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था। अच्छा दोस्तों, अभी के एजुकेशन सिस्टम पर नज़र डालते हैं। हमारा अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मेन मकसद रह गया है, ऐसा मुझे स्टूडेंट से बात करके या पेरेंट्स से बात करके मुझे पता चलता है कि अभी जो मेन मकसद रह गया है वो ये रह गया है कि किसी एग्ज़ाम को कैसे पास करें और कैसे 98%, 99% नंबर हम ले आए। इसमें क्या हो रहा है कि जो ज्ञान हासिल करने वाला जो पहलू था वो ख़त्म होता जा रहा है, और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने वाला जो पहलू है वो रह गया है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम, और टाइम की कमी है, लाइफस्टाइल ऐसा बन गया हमारा कि अब टाइम बचा नहीं हमारे पास, हम बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम जो ज्ञान हासिल करने वाला पहलू था वो साइड में चला गया। हम अभी कट टू कट, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये ऐसे करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमको चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं हो पाती, और ग्रामर सीखने के बाद भी हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते या ठीक से लिख नहीं पाते। अच्छा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जैसे थोड़ी सी कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने पढ़ाई की। कोई भी इंग्लिश सीखने वाला स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ता ही एक बार, या उसको पढ़ाया जाता है। अच्छा दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक्स हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब हमने नाउन की डेफिनेशन याद कर ली। नाउन की 3-4 डेफिनेशन हो सकती है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जिस भी चीज़ का नाम हो सकता है, कि आदमी का सब नाउन है, या बोलते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी आदमी का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, सबका नाम जो नाउन। यानी कि दुनिया में मोटा ये है, मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, कोई भी आदमी जो आपको दिखता है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी जगह है, सब नाउन है। बहुत अच्छी बात है, हमने ये सीख लिया। लेकिन क्या हमको ये सिखाया गया कि कोई भी जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं? क्या हमने नाउन को डिटेल में, या नाउन का जो दूसरा पहलू है, क्या हमने ये सीखने की कोशिश की, या क्या किसी ने हमको ये सिखाया? अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है ना, किसी को ब्लेम करना मेरा मकसद नहीं है। मैं क्यों किसी को ब्लेम करूँगा? मैं साधारण मामूली सा आदमी हूँ, मैं किसी को ब्लेम कर भी नहीं सकता। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमी कहाँ पर है। तो एक नाउन या प्रोनाउन ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, हमको ये समझना चाहिए। इस बात को समझ के अगर हम एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें तो हमारे लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा आते हैं एग्जाम्पल्स पर। जैसे नाउन है उसके एग्जाम्पल्स, या कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं, यहाँ तक कि जो हम टेंस भी सीखते हैं उसके एग्जाम्पल्स के। आधा खेल तो एग्जाम्पल्स के ऊपर है कि जो एग्जाम्पल्स हम सीख रहे हैं या हमको सिखाया जा रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो डेली लाइफ में या हमारी अक्सर वाली जो लाइफ जो हम जीते हैं, क्या उसमें वो इस्तेमाल होते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या वो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल होते हैं कि नहीं है? अब राम आम खाता है, ये सेंटेंस सीख के मैं क्या करूँगा अगर मुझे इस सेंटेंस को अपनी पूरी लाइफ में कभी बोलना ही नहीं है? या लोग ऐसे एग्जाम्पल सिखाते हैं, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो मतलब अब मैं मानसिक रूप से कमज़ोर तो हूँ नहीं कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं बाजार जाता हूँ कि नहीं। ये सब सेंसलेस एग्जाम्पल्स है। ऐसे एग्जाम्पल सीख के हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो थोड़ा सा नाउन के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल्स बताए गए कि नाउन जो होता है वो टेबल, चेयर, मैन, फ्लावर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये सब होते हैं नाउन। ये सारी चीज़ें, जगह, इंसान है तो नाउन है। लेकिन क्या हमको सिखाया गया कि ह्यूमिलिटी, ये वर्ड भी नाउन है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है दोस्तों विनम्रता।
एक वर्ड है हम्बल, हम्बल एडजेक्टिव है, विशेषण है, और उसका मीनिंग होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो साधारण हो, जो दिखावा नहीं करता हो, जो बहुत ज़्यादा हमेशा सबके सामने डींगे नहीं हाँकता हो, जो विनम्र आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ साधारण व्यक्ति है, उसको हम्बल कहते हैं। ही इज़ अ हम्बल मैन। और उसी की मीनिंग को रखता हुआ ये वर्ड है ह्यूमिलिटी, जिसका मतलब है तो मोटा मोटा मीनिंग है विनम्रता। तो सेंटेंस का मीनिंग है कि विनम्रता जो है वो आदमी को छोटा नहीं बनाती, यानी अगर हम विनम्रता से दूसरों के साथ व्यवहार करें तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, ये मेन मकसद है कहने का। तो इसमें ह्यूमिलिटी जो है ये नाउन है। क्या हमको ऐसे एग्जाम्पल्स बताए गए? नाउन जब हमने सीखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम सीख रहे थे या जब हमको सिखाया जा रहा था, तो क्या हमने सीखा कि ह्यूमिलिटी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, कावर्डिस यानी कायरता, कंपैशन यानी करुणा, ये सब भी नाउन है और इनको भी आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या हमको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस बना के दिखाया गया कि इसमें देखो कैसे सब्जेक्ट बनेगा, इसमें देखो कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा? तो दोस्तों एग्जाम्पल्स पर खेल है आधा, तो यहाँ पर मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया। ह्यूमिलिटी डजंट मेक यू स्मॉल, ऐसा मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया गया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें ह्यूमिलिटी सब्जेक्ट है, डजंट उसके स्ट्रक्चर में ही होता है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट है, स्मॉल जो है वो अदर वर्ड्स में आया है। एक सेंटेंस को एनालाइज करना, उस सेंटेंस में क्या क्या वर्ड्स हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली नहीं सीखेंगे, हम कैसे इंग्लिश को लिखिया बोल सकते हैं? और अभी क्या हो गया, कट टू कट सीखना है, नहीं कैसे भी काम चल जाए, हमको 10 मिनट अंग्रेजी बोलना आ जाए, तो उसमें तो नहीं बनेगी बात। उसमें तो 10 मिनट वाली में इंग्लिश में जो बोलते हैं लोग, उसमें बहुत उल्टा सीधा और गलत सही बोलते हैं, वो उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाइफ में होता नहीं है। वो सीख के वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो दोस्तों ये है एक रीज़न, तो ये था कि हमको ठीक से बताया नहीं गया एक जो टॉपिक है ग्रामर का, उसका यूज़ कहाँ पर होगा, ये हमको नहीं बताया गया ठीक से, इसलिए हम ग्रामर सीखने के बाद भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। दूसरा रीज़न है दोस्तों, अब जैसे वर्ब पर आते हैं, अब वर्ब सुनते ही मन में एक्शन आता है कि वर्ब का मतलब है एक्शन, क्रिया। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है, लेकिन दोस्तों ये अधूरी जानकारी है। वर्ब एक्शन तो है ही, डू, ईट, स्लीप, रन, सारे के सारे वर्ब्स हैं, लेकिन वर्ब जो है वो स्टेट भी होता है, अवस्था बताने वाले शब्द भी वर्ब हो सकते हैं। ये तो हमको नहीं शायद ठीक से बताया लोगों ने, नहीं बताते ना, वर्ब मतलब एक्शन, इतना बताते हैं। जो लोग बता रहे हैं वर्ब स्टेट भी होता है, ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ये बात सीखी हुई है उनके लिए अंग्रेजी बोलना आसान होगा। अब तो स्टेट बताने वाले वर्ब कौन कौन से, एक आध का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे स्टेट बताने वाला वर्ब हो सकता है टू बी, बी का मतलब होता है होना। अच्छा, बी अवस्था बताने के लिए अपने ओरिजिनल रूप में कम ही इस्तेमाल होता है, इसके जो दूसरे 5 रूप हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट में इसके 3 रूप हैं, एम, इज़, आर। एम का मतलब है हूँ, इज़ का मतलब है, आर की 2 मीनिंग है या हो। उसके बाद है वॉज या वर, ये पास्ट के फॉर्म से, वॉज का मतलब है था या थी, वर का मतलब है थे। तो अगर बोलना हो मैं घर पर हूँ, तो आपने अब मैं घर पर हूँ, इसमें कोई क्रिया तो नहीं हो रही, अवस्था बताई जा रही है कि कोई घर पर होने की अवस्था में है, उस स्थिति में है। आई एम एट होम, इसमें एम ही एकमात्र वर्ब है, इसीलिए ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होगा। हमको ये भी सिखा देते लोग, एम, इज, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब है, हो गया काम। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब तो तब होंगे ना जब साथ में सेंटेंस में कोई मेन वर्ब भी होगा। मेन वर्ब तो इसमें है ही नहीं, एक ही वर्ब है एम, तो फिर यही मेन वर्ब है। तो आई सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अब मैं केस की बात कर रहा हूँ। अब केस क्या आपने सीखा है, आपको सिखाया है किसी ने केस, एक्यूजेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। अगर कोई वर्ड, कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में है तो सब्जेक्ट होगा, एक्यूजेटिव केस में है तो ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस में होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस में होगा। पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, लिविंग बीइंग का पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग का पॉजिटिव केस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हम डीप डाउन नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ में, हम उसको कैसे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। तो आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, टू बी का फॉर्म, एट होम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये समझने के लिए कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज है, उसमें आपने सीखा कि अच्छा उसमें कोई प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से ठीक से सीखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ कि हर स्ट्रक्चर को आप कैसे सीख सकते हैं। आपको उस प्लेलिस्ट में जाके, स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में जाके एक एक करके लेसन 1 से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं एक और बात आपको बता दूं कि एक दूसरे यूट्यूबर हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बहुत साल से, 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं।
बड़े उनके सब्सक्राइबर्स है 40-50 लाख, तो उन्होंने मेरे इस प्लेलिस्ट की कॉपी कर ली है पूरी। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप मेरा वाला देख रहे हैं कि उनका वाला जो डुप्लीकेट कॉपी कैट है वो वाला देख रहे हैं। नाम नहीं लूँगा मैं, किसी का नाम किसी का लेना नहीं चाहिए। तो ये ओरिजिनल इंग्लिश है जो इधर बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अच्छा दोस्तों, ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब हमको क्या बोलते हैं लोग कि टेंस सीख लो तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। दोस्तों ये बात भी एक अधूरा सच ही है। टेंस में 60 to 70% सेंटेंसेस ही कवर होते हैं, बाकी सेंटेंसेस सीखे 30% का क्या होगा। 30% सेंटेंसेस सीखने के लिए आपको दूसरे स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। अब ये बात भी हमको नहीं किसी ने बताई होगी ठीक से। तो यही कारण दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का अभाव, जानकारी का अभाव पहला कारण है। दूसरा है ग्रामर को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करना आना, जब हमको कोई सिखाता नहीं है इसलिए हमको बोलना नहीं आता। अगर हमको यूज़ करना आ जाए तो हम तो ऐसे सेकंड्स में कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा, दूसरा सेंटेंस दोस्तों, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो आई एम एट होम एंड आई नो हिम, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं हो रहा। तो क्या इनमें वर्ब नहीं है? नहीं, वर्ब तो है। अब इसमें नो है, वर्ब। नो का मतलब होता है जानना। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं उसको जानता हूं तो मैं कुछ काम तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं कि मैं उसको जानने की अवस्था में हूं, यानी मैं उसको जानता हूं। आई नो हिम। तो नो एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट को बताता है, एक्शन को तो नहीं बताता। इसलिए वर्ब, तो आप देख रहे हैं हमको कैसे पढ़ाया गया कि वर्ब एक्शन होता है, बात खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ब, अच्छा फिर वर्ब में कैटेगरीज है। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, कैटेगरीज है। तो हमको डीप डाउन जाना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक से समझना पड़ेगा। या तो कोई हमको समझा दे या हम खुद से पढ़ के समझ लें। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छा होता है सीखना। एक खास टाइम तक ही टीचर की ज़रूरत पड़ती है आदमी को, उसके बाद इंसान को सेल्फ स्टडी से सीखना चाहिए, खुद से पढ़ के सीखना चाहिए। और एक आध चीज़ कोई समझ में नहीं आए तो वो आप दूसरों से पूछ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये था वर्ब के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं टेंस के बारे में। अब ये दुखती रग है टेंस कि हमने तो टेंस सीख लिया, हमको बोलना नहीं आया। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम कैसे टेंस सीखते हैं, हम परंपरागत तरीके से टेंस को सीखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो भी ठीक से नहीं सिखाते लोग हमको, स्ट्रक्चर नहीं सिखाते, ऊपर ऊपर से बता देते हैं। हम भी ऊपर ऊपर से सीख के निकलने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं हो उतना, लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा डीप में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा मान लेते हैं आपने डीप में जाके सीखा, तो हमने अलग अलग हर टेंस को सीखा। तो अगर एक ही सेंटेंस हमारे सामने ऐसा है जिसमें एक टेंस है तो उसको तो हम बना लेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने कोई लंबा सेंटेंस आ जाए जिसमें 2 क्लॉजेज हैं या 3 क्लॉजेज हैं, और मान लेते हैं कि उन दोनों जो सेंटेंस में जो 2 क्लॉजेज हैं दोनों में अगर अलग अलग टेंस लगे हो, फिर क्या होगा? फिर हाथ पांव फूल जाते हैं। इसको मैं कैसे बनाऊं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि उसी ने पैसे चुराए। अब इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं। एक है मैं जानता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है उसी ने पैसे चुराए, ये पास्ट टेंस में चला गया। अब एक मासूम स्टूडेंट, भोला भाला स्टूडेंट जिसने अलग अलग टेंसेस को सीखा है, वो सोचेगा मैं इसको किस टेंस में बनाऊं, प्रेजेंट में बनाऊं कि पास्ट में बनाऊं। अगर सिखाने वाले ने उसको ये सिखा दिया होता कि आप बीच में एक कंजंक्शन डाल के दोनों को जोड़ सकते हो और एक क्लॉज का टेंस जो है उसको उसी में बनाओ, दूसरे क्लॉज में जो टेंस है वो उसी में बनाओ। नहीं, अगर वर्ब को बदलने का, जैसे पहले क्लॉज का जो वर्ब है उसके अनुसार अगर दूसरे क्लॉज के वर्ब को बदलने की जरूरत है तो उसका क्या नियम है, अगर ये भी हमको सिखा दिया जैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो हमको दिक्कत नहीं होती। तो इसका कैसे बनेगा दोस्तों? आई नो, मैं जानता हूं, दैट। अब दैट दोस्तों इसमें कंजंक्शन है। कंजंक्शन काम है 2 शब्दों को जोड़ना, 2 क्लॉजेस को जोड़ना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना। तो और उसके बाद उसने पैसे चुराए, ही स्टोल द मनी। तो इस सेंटेंस में 2 टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है। पहला है आई नो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिस भी नाम से आप इसको बुला लें। दैट कंजंक्शन है। ही स्टोल द मनी, ये सिंपल पास्ट टेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक ही सेंटेंस में 2 क्लॉजेज और दोनों में अलग अलग टेंस है। अगर एक तीसरा क्लॉज भी होता तो उसमें जो टेंस होता हम वही लगाते थे, फिर बीच में कंजंक्शन डालते। ऐसे इसको दोस्तों कहते हैं कंबाइन करना, सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। मेरे चैनल पर एक ये प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है कि आप कैसे इस प्रकार से 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉजेस को जो अलग अलग टेंस के हैं आप कैसे कंबाइन करते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ऐसा ही करके नाम है जो मैंने बनाया। आप चाहे तो उसमें मैंने अभी स्टार्ट ही किया, उसमें मैंने 3-4 वीडियो डाली है अभी, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी कि लंबे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लॉज है इसमें, अब हमको ये भी सीखना चाहिए ना फिर कि क्लॉज क्या होता है। अब क्लॉज क्या होता है
उसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ये चीज़ें होंगी तो इसको क्लॉज माना जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इंग्लिश में कम से कम 3-4 से ज़्यादा ही होंगे। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें पूरी मीनिंग मिलती है वो सेंटेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे थोड़ी मीनिंग मिलती है वो फ्रेज होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, वाक्य का हिस्सा हो, उसको क्लॉज कहते हैं। अब ये सब चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी। अगर हमने नहीं सीखी है तो हमको तुरंत सीखनी चाहिए, अगर सिखाने वाले ने हमको नहीं सिखाया तो भी हमको सीखनी चाहिए, जिससे कि हम ये सारी बातें समझ के इंग्लिश को लिख या बोल सकें। अब आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि लंबे सेंटेंस आप क्यों नहीं बना पाते। जैसे एग्जाम में आप आंसर जब लिखते हैं तो उसमें तो लंबे सेंटेंस लिखने पड़ते हैं। जैसे मैं हिंदी में आपको बता दूं, मान लेते आप हिस्ट्री में कोई आंसर लिख रहे हैं कि बाबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो शत्रु पर हमला करें। अब कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, सेंटेंस में कैसे बनाऊं। लेकिन अगर वो थोड़ी देर रुक के अगर उसने पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है, वो एनालाइज कर सकता है कि इसमें पहला क्लॉज इस टेंस में है, दूसरा क्लॉज इस टेंस में है, बीच में कंजंक्शन में मुझे डालना है, तो उसके लिए सेकंड्स का काम हो जाएगा। चुटकी बजाते आदमी सेंटेंस को बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाई करनी है, या हमको करनी चाहिए, या हमको पढ़ाया गया होता तो हमको दिक्कत नहीं होती। अच्छा दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी सीखना पड़ेगा आपको। अब अच्छा, हम ये कैसे सीखते हैं, फिर हम वही बात कट टू कट वाले तरीके से हम सीख रहे हैं। ये एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है, ऐसे सेंटेंस बदल दो, एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ज़्यादातर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे स्टैब, ये मैंने और भी वीडियोज़ में ये बात बताई है। स्टैब का मतलब है कोई नुकीली चीज़ किसी को भोंक देना। अब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। ये आपको बाय यूज़ पता चलेगा, या कुछ हाई लेवल की बुक्स उनमें ये बात लिखी होती है, या डिक्शनरी में भी लिखी होती है बात ये। जैसे ही वॉज स्टैब्ड मैनी टाइम्स, उसको कई बार चाकू भोंका गया, या कोई भी नुकीली चीज़ भोंकी गई। तो अभी यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पैसिव वॉइस को इंग्लिश बोलने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। मान लेते हैं कोई कंपनी है, बॉस निकला एक दिन इंस्पेक्शन करने के लिए कि देखूं मेरे जो रूम्स हैं, कमरे हैं, वो साफ़ हैं कि नहीं। बॉस ने देखा कमरा गंदा है, तो अब वो पूछ रहा है कि हु क्लीन्स दिस रूम। तो इज, या उसने पैसिव, ये तो एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस में अगर वो पूछे इज दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे, वो पूछा नाराज हो गया, क्या इस कमरे की सफाई रोज की जाती है। अब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में आप कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए कर रहे हैं। तो जो आदमी वहाँ पर मैनेजर है वो जवाब दे रहा है यस सर दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। अब दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे पैसिव वॉइस में, नहीं एक्टिव वॉइस में बोलना था यस आई क्लीन दिस रूम एवरी डे, या द पीएन द स्वीपर क्लीन्स दिस रूम एवरी डे, एक्टिव वॉइस है। तो ये सीखना पड़ेगा आपको कि खाली रूल सीखने से नहीं होता, इंप्लीमेंट कैसे करना है, यूज सीखना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ग्रामर का कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें तो आपको पहले उसका यूज सीखना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको अभी बहुत सी बातें नहीं बताई, मैं एक ही वीडियो में आपको कितनी बातें बता सकता हूँ। जैसे टेंस पर आते हैं वापस 1 मिनट के लिए, कि टेंस के हमने स्ट्रक्चर सीख लिए और इसके जो यूजेज होते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कम से कम 8 यूजेज हैं। अब अगर वो 8 यूजेज हमने नहीं सीखे तो बड़ा मुश्किल है। अगर कोई कंडीशन का क्लॉज है तो उसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, अगर कोई टाइम का क्लॉज है तो उसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। अब हिंदी में बोलते हैं जब तुम आओगे तब मैं खाना बनाऊंगा, यानी जब यानी जितने समय पर। अब जब तुम आओगे टाइम वाला क्लॉज है, इसको इसमें गे तो लगा हुआ है, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ग्रामर का ऐसा रूल है व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, व्हेन यू विल कम बोलना गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी ना। अगर ये चीज़ें हमको नहीं सिखाई गई हैं तो इसलिए हमको बोलने में दिक्कत हो रही है या लिखने में दिक्कत हो रही है। तो आप समझ गए कि कैसे इसकी ग्रामर को इसकी इंटायरिटी में, इसकी संपूर्णता में पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि हमको ग्रामर सीखने के बाद भी, क्योंकि हमने उसको ठीक से नहीं सीखा, आधे अधूरे तरीके से सीखा और उसका यूज़ नहीं सीखा कि इस टॉपिक का यूज़ कहाँ पर होगा, इसीलिए हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो आगे से आपको ग्रामर की पढ़ाई इस हिसाब से, इस मेंटालिटी में, इस एटीट्यूड को रखते हुए करनी चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज काफ़ी बादल छटे होंगे कि जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास कि कैसे, क्या कारण है कि हम सीखने के बाद भी चीज़ों के बारे में। ऐसे दोस्तों वोकैबुलरी में भी होता है, वर्ड्स के में भी होता है। मैं धीरे धीरे आपको उन पर भी वीडियोज़ बना करके बताऊँगा चीज़ों को। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिल करके साथ में कमाल की चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।